हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप लोग और आप सभी बच्चों का मेरे इस YouTube चैनल मनोज लर्निंग जोन पर आपका स्वागत है। और आज जो मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम। सीबीएसई एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन है इसका डायग्राम। देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रे डायग्राम जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आप रे डायग्राम अच्छे से नहीं बनाओगे आपके उस प्रूफ का कोई भी मतलब नहीं है। तो आपका मेन क्या होता है, रे डायग्राम को समझना। ठीक है, अगर रे डायग्राम को नहीं समझ पाए तो आप प्रूफ कैसे करोगे। तो ऐसे ही इस टॉपिक में भी सबसे पहले आपने एक डायग्राम सीखना है जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। जैसे आप डायग्राम समझ जाओगे आप इस प्रूफ को समझिए कि आपका लगभग लगभग 50 to 70% प्रूफ खत्म हो चुका है। क्लियर? लगभग लगभग रे डायग्राम में सारे प्रूफ एक जैसे होते हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप बताते रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। मान लीजिए मैंने ये प्रिज्म बना दिया है और अगर डायग्राम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो ध्यान रखना, हम थोड़ा सा पास से बनाते हैं तो थोड़ा लाइन ऊपर नीचे जा सकती है। प्रिज्म में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि प्रिज्म में जो होते हैं टोटल 5 सरफेस होते हैं, जिसमें से 2 ट्रायंगल शेप के होते हैं और 3 जो होते हैं उसमें आपके रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। यानी कि जो आपका प्रिज्म है इसमें तो 2 आपके होते हैं त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, और इसमें जो आपके 3 होते हैं वो होते हैं आयत यानी कि रेक्टेंगल। ठीक है, ये होते हैं आपके प्रिज्म में। अब मान लो सबसे पहले इसमें मान लो एक लाइट पास कराते हैं। क्या कराते हैं? पास लाइट। ध्यान से देना डायग्राम। मान लो मैंने इसमें एक लाइट पास कराई और जिसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू। क्या नाम दे दिया? जैसे मैंने पी क्यू। तो एक लाइट ऐसे जा रही है और सबको यह भी पता होना चाहिए कि जो बाहर का होता है हमारा वो हमारा विरल माध्यम होता है यानी कि रेरर मीडियम होता है, और जो कांच के अंदर वाला होता है वो क्या होता है आपका सघन माध्यम यानी कि डेंसर मीडियम होता है। इस चीज का आपको सबको पता होना चाहिए। वापस जैसे लाइट बाहर निकलेगी फिर से क्या हो जाएगा आपका विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक, तो लाइट जो है मान लो पी क्यू के फॉर्म में अंदर जा रही है। कहां जा रही है? अंदर। लेकिन वो देखो कहां, विरल से सघन में जा रही है। इसका मतलब रेरे टू डेंसर जा रही है। तो क्या इसका रिफ्रैक्शन होगा? तो आप बोलोगे होगा। और किस तरफ जाएगी लाइट? भाई देखो सीधी तो जाएगी नहीं। अगर हम बात करें इस लाइट की तो इसको जाना तो वैसे ऐसे चाहिए था रियल में, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं जाएगी। तो कैसे जाएगी ये डिसाइड करेगा। पहले हम क्या बनाएंगे? अभिलंब यानी कि नॉर्मल बनाएंगे। तो नॉर्मल इंसिडेंट पॉइंट पर बनाते हैं। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलरली हम एक अभिलंब डाल देते हैं। मान लिया हमने अभिलंब डाल दिया। ये कौन सी किरण होती है? आपतित किरण। कौन सी किरण होती है? आपतित। अगर आपतित किरण है तो अभिलंब के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी जिसको हम बोलते हैं आपतन कोण। ठीक, इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगी? इंसिडेंट एंगल आई। इसको हमने आई बोल दिया। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये लाइट रेड वाली ऐसे स्ट्रेट जाएगी? नहीं जाएगी। मैं आपको ऑलरेडी प्रूफ में भी समझा चुका हूं। तो विरल से सघन में जाने पर ही क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। किसकी ओर झुक जाएगी? अभिलंब की ओर। बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रे इस तरफ आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं और ये जो है नीचे की तरफ आने का मतलब कुछ कुछ इस तरीके से चली जाएगी आगे को। ठीक,
ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण हो जाएगी। और अभिलंब के साथ कितना एंगल बनाएगी ये आर। सभी को पता होगा कि भाई अपवर्तित किरण कौन सा कोण बनाएगी, अपवर्तन कोण अभिलंब के साथ, नॉर्मल के साथ। तो यहां पर क्या बनेगा आर, यहां पर बन जाएगा आर। ठीक है, तो इसको एक काम कर देता हूं, ब्लैक से लिख देता हूं आर। अब जैसे किरण यहां पर पहुंची तो मैंने पहले के प्रूफों में बताया आपको कि जैसे ही किरण यहां पर पहुंचेगा फिर से बाहर निकलेगी विरल माध्यम में। कहां से, सघन माध्यम से। डेंसर सब किस में जाना चाह रही है वापस, रेरर में। तो अब लाइट अंदर है, जाना है बाहर, तो इस बार मीडियम चेंज हो चुका है। अब लाइट जो है वो डेंसर से रेरर में जाएगी, यानी कि सघन से विरल में। तो अभिलंब से क्या हटती है सिचुएशन में, दूर, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले नॉर्मल खींचना पड़ेगा। तो ये इंसिडेंट पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलरली डाल दो एक अभिलंब। मान लीजिए हमने एक अभिलंब ये डाल दिया, ठीक। हल्की सी लाइन अगर आड़े तिरछी हो तो भाई देख लेना, आपके पास स्केल वगैरह सब कुछ है तो प्रॉपर तरीके से बनाना, ठीक। अब ये अभिलंब है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भैया इस लाइट को जो है वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए थी, बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए थी। लेकिन ये स्ट्रेट नहीं जा पाएगी क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन में सबने पढ़ा है कि वो सीधी नहीं जाती, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊं ऊपर को, तो ये तो अभिलंब की ओर झुकने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस बार सघन से कहां आ रही है, विरल में। तो मैं कहूंगा ये अभिलंब से दूर हटेगी। इसका मतलब ये लाइट ऊपर को ना जाकर यहां से कहां आ जाएगी, नीचे को, कुछ कुछ इस तरीके से ये नीचे को आ जाएगी, ठीक है। और इस रे को मैं नाम दे देता हूं, जैसे इसको आपने पी क्यू दिया, इसको नाम दे दो पी क्यू, यहां पर दे दो आर और ये दे दो एस। तो ये रे हमारी कैसे गई, देखो अंदर, ये रे हमारी पी क्यू के फॉर्म में अंदर गई और आर एस के रूप में बाहर आ गई। पी क्यू के रूप में अंदर गई और आर एस के रूप में बाहर आ गई। ठीक है, अब एंगल की अगर बात की जाए तो ये जो क्यू आर वाली लाइन है, जो ब्लू कलर की लाइन है, वो कौन सी रे थी, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। तो अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण बनाएगी, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल बनाएगी। तो एक यहां पर बना दिया इसने आर, एक अभिलंब ये रहा, तो यहां पर भी तो बनेगा। तो यहां पर मैं मान लेता हूं आर डैश, क्या मान लेता हूं, आर डैश, आर डैश मान लेता हूं, क्योंकि पूरी की पूरी ब्लू कलर की लाइन कैसी लाइन है आपकी, रिफ्रैक्टेड रे। तो एंगल भी रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा, अपवर्तित किरण है तो कोण भी अपवर्तन वाला ही बनेगा, ठीक है। अब ये जो किरण आपकी ग्रीन वाली बाहर जा रही है, निर्गत हो रही है, ये कौन सा एंगल बनाएगी यहां पर, ई। कौन सा एंगल बनाएगी अभिलंब के साथ, ई, जिसको बोलते हैं हम निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक। तो यहां पर मैं बता देता हूं आपको क्या क्या कौन क्या क्या है इसमें। अगर मैं, आप साइड में लिख सकते हो, पी क्यू जो यहां पर है वो आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण, जिसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। जो आपका यहां पर क्यू आर वाली लाइन, ब्लू कलर की लाइन है, क्यू आर, वो आपका अपवर्तित किरण है। इसका मतलब वो रिफ्रैक्टेड रे है। और जो आपका आर एस है वो आपका निर्गत किरण है, यानी कि इमर्जेंस रे। तो यानी कि आपके जो यहां पर तीन किरणें दिख रही है, पी क्यू,
QR और RS। मैंने दिखा दिया आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। तो आपतित किरण आपतन कोण बनाएगा, अपवर्तित किरण अपवर्तन कोण बनाएगा और निर्गत किरण निर्गत कोण बनाएगा अभिलंब के साथ। इंसिडेंट रे इंसिडेंट एंगल बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगा और आपका इमर्जेंस रे इमर्जेंस एंगल बनाएगा। तो ये आपके एंगल हो गए। अब ध्यान से देखो, आपकी लाइट जा रही थी रेड कलर की ऐसे बिल्कुल ऊपर को, ऐसे जा रही थी सीधे, पहुंच गई वो ऐसे। मान लो लाइट ऊपर को जा रही थी और ये लाइट एक नीचे को ऐसा आ गई, जाना इसको ऐसे चाहिए था लेकिन ये ऐसा आ गई। तो क्या इतना एंगल का डिफरेंस आ रहा है? ये लाइट सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, पहुंच गई। तो अगर मैं इस ग्रीन कलर को मैं थोड़ा सा पीछे जाके मिलाऊं तो देखो भैया, जानी ऐसे चाहिए थी, पहुंच गई ऐसे, जानी ऐसे चाहिए थी, पहुंच गई ऐसे। तो क्या मैं कहूंगा कि इतने एंगल का डिफरेंस आ रहा है ये और इसी एंगल को बोलते हैं हम विचलित भी है ना प्रकाश यहां से, तो इसी एंगल को हम बोलते हैं विचलन कोण। तो ये हो गया आपका डेल्टा विचलन कोण, एंगल ऑफ डिविएशन। ये आपका डेल्टा हो गया। तो मतलब इतने एंगल पर विचलित हुई है प्रकाश आपकी। क्लियर हो गया। और बाकी अगर मैं देखूं, ध्यान से देखो एक बार, इसमें एक चीज और देखो, इसमें एक चीज और देखो ध्यान से, ये जो ब्लैक कलर का देख रहा होगा आपको डॉट डॉट, और ये रेड कलर का आपको जो जा रहा होगा ऊपर को पूरा का पूरा, तो क्या कुछ कुछ ये इस तरीके का बन रहा है, ये ब्लैक वाला और ये पूरा का पूरा यहां से रेड और फिर ऐसे करके डॉट डॉट वाला, ये दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो। और बीचों बीच क्या कट रही है आपके, देखो इनके बीच में क्या कट रही है, ब्लू कलर की लाइन। तो अगर मैं कहूंगा कि ये वाला एंगल अगर आई है तो क्या ये वाला एंगल भी आई होगा, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये आई तो ये भी क्या होगा आई। लेकिन बीच में से एक लाइन कट गई ब्लू वाली, कौन सी लाइन कट गई, ऐसे ब्लू वाली, और नीचे वाला हिस्सा क्या बता दिया उसने, आर। तो अगर पूरा एंगल आई है और नीचे वाला खाली आर है, पूरा एंगल आई है और नीचे वाला खाली क्या है, आर है, तो पूरे आई में से अगर मैं इस आर को माइनस कर दूं, क्या ऊपर वाला एंगल आ जाएगा। अगर मैं इस पूरे आई में से नीचे वाला आर को माइनस कर दूं तो क्या ऊपर वाला एंगल आ जाएगा। तो मैं उसको लिख सकता हूं ऊपर वाले को यहां पर आई माइनस आर, क्या लिख सकता हूं, आई माइनस आर। ऐसे उस तरफ देखो, ये ग्रीन वाला डॉट लाइन और डार्क लाइन और ये ब्लैक वाला, इसके बीच में क्या बन रहा है, ये पूरा का पूरा ई। तो क्या है पूरा का पूरा ये भी ई होगा, ये भी क्या पूरा का पूरा ई होगा, वही सेम वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अगर ये पूरा का पूरा ई है तो ये भी पूरा का पूरा ई होगा। नीचे वाला कितना है, केवल आर डैश। तो अगर नीचे वाला आर डैश है तो ऊपर वाला कितना होगा, पूरे ई में से किसको माइनस कर दो, आर डैश को, तो ऊपर ऊपर वाला एंगल मिल जाएगा ई माइनस आर डैश। क्लियर हो गया। इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, और बाकी इसको आप दे दो डी, और इस पॉइंट को दे दो आप ई। बस ये हो गया आपका डायग्राम। क्लियर। अब करते हैं प्रूफ स्टार्ट। अब देखो यहां पर मुझे दिख रहा है सबसे पहले त्रिभुज, ध्यान से देखना आप लोग, क्यू डी, ये वाला पॉइंट मैंने क्या माना है डी, और ये क्या माना है आर, क्यू डी आर, क्यू डी आर। थोड़ा सा डार्क कर देता हूं मैं इसको, क्यू डी आर, ये वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं, इन ट्रायंगल क्यू डी आर। ठीक है। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से अगर आप देखोगे तो डेल्टा जो है बाहर का कोण है,
बहिष्कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल, और कुछ प्रूफ में हमने यूज करा है कि एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो डेल्टा इक्वल टू आप लिख सकते हो आई माइनस आर प्लस ई माइनस आर। ये दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे अंदर वाले। सही तरीके से अगर मैं लिखूं आर आर सॉरी आर डैश हो, ये क्या आपका आर डैश, ये वाला एंगल। तो अगर मैं दोनों को एक साथ लिखूं आर आर वालों को, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा बराबर आई प्लस ई एक साथ, और माइनस का आर और माइनस का आर डैश एक साथ, तो माइनस कॉमन ले लेंगे और अंदर आर प्लस आर डैश हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। ऐसे उसी के जस्ट नीचे आप देखोगे तो एक ट्रायंगल उसी के नीचे दिख रहा है, ट्रायंगल क्यू ई आर। तो इन ट्रायंगल क्यू ई आर, तो इस ट्रायंगल की बात करूं तो देखो एक एंगल आर है, एक एंगल आर डैश है, और एक एंगल ई वाला मान लेते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है? सभी को पता है देखो 12th क्लास में हो कि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यानी कि एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल ई प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मान लो आप, एक काम करो, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक। फिर ऐसे ही अगर आप देखोगे दो ट्रायंगल तो हमने ले लिए आमने सामने। अब एक ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं डार्क कर रहा हूं चित्र थोड़ा। ये ए है, ये क्यू है, ये ई है, ये आर है, और ये वापस ए। क्या चतुर्भुज बन रहा है? तो अगर मैं लूं चतुर्भुज ए क्यू ई और आर में, तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो एंगल ऑफ ए, इसको प्रिज्म कोण भी कह सकते हो आप लोग, एंगल ए को हम क्या कह सकते हैं प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। ठीक। तो एंगल ए प्लस, यहां पर ध्यान से देखो जो डॉट डॉट वाली लाइन थी, क्या इस सरफेस पर परपेंडिकुलर था, अभिलंबवत था, अभिलंब, नॉर्मल। तो ये वाला जो एंगल है पूरा का पूरा कितना बनेगा, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री। ऐसे यहां पर भी ये भी अभिलंब था इस साइड पर, तो ये भी क्या बनेगा 90 डिग्री। देखो ना पूरा 90 डिग्री बनेगा। तो ये हो जाएगा ये भी 90 क्यू वाला प्लस उधर वाला भी 90 डिग्री और प्लस एंगल ऑफ ई इक्वल टू, चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। यहां से क्या होगा 90 प्लस 90 180, और जब ये उधर जाएगा तो 180 क्या हो जाएगा माइनस। तो एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ ई इक्वल टू 360 में से 180 अगर आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन टू और इक्वेशन थर्ड की अगर मैं देखूं तो दोनों के दोनों देखो 180 के बराबर में है। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 2 व 3 से, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो r प्लस आर डैश प्लस ई ऐसे लिख लेता हूं चलो डायरेक्ट, और इक्वल टू a प्लस ई। इधर भी ई उधर भी ई से ई कैंसिल हो जाएगा, या इस ई को उधर ले जाओगे तो माइनस ई हो जाएगा, और ई माइनस ई जीरो। तो क्या बचा a बराबर आर प्लस आर डैश, इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मैं r प्लस आर डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, यहां से r प्लस आर डैश की जगह पे क्या लिख दूं a, तो क्या डेल्टा बराबर i प्लस ई माइनस का a हो जाएगा।
क्योंकि r प्लस आर डैश की जगह हम क्या ले सकते हैं, ए। इक्वेशन नंबर 5, ये भी आपका इक्वेशन बन गया। अब यहां पर मैं लिखूंगा अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो अल्पतम विचलन की स्थिति क्या होती है, देखो एक ग्राफ है, अभी तो जगह है नहीं, मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, यानी कि जब मिनिमम डिविएशन की बात की जाती है तो उस टाइम पे जो आई है और जो ई है वो बराबर हो जाते हैं, या ई जो है वो आई के बराबर हो जाता है, और जो आर है वो आर डैश या आर डैश किसके बराबर, आर के बराबर हो जाते हैं, आपस में बराबर। और जो नॉर्मल डेल्टा है उसको हम डेल्टा एम, एम का मतलब मिनिमम, डेल्टा क्या शो कर रहा था, डिविएशन, विचलन, तो डेल्टा एम का मिनिमम डिविएशन। तो यहां पर अगर मैं पुट करूं फ्रॉम इक्वेशन 5, जस्ट अगर मैं इससे पहले वाले में पुट करूं जो मैंने स्टेप उठाया है, तो डेल्टा की जगह डेल्टा एम इक्वल टू आई प्लस ई, तो ई की जगह पे भी आई लिख सकता हूं और माइनस का ए। ठीक है, माइनस ए इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, आई प्लस आई 2i हो जाएगा, माइनस आई इधर आ गया प्लस ए, और i प्लस आई 2i, तो यहां से जो i की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी डेल्टा m प्लस ए अपॉन 2। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, i की वैल्यू। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल कि i इक्वल टू डेल्टा m प्लस ए अपॉन 2 फॉर मिनिमम डिविएशन। क्लियर, न्यूमेरिकल भी आते हैं तो उसमें भी लिखा होता है अल्पतम विचलन की स्थिति। ठीक है, ऐसे ही ध्यान से देखो, उससे पहले वाले इक्वेशन पे अगर आप आओगे तो देखो फोर्थ क्या है, r प्लस आर डैश इक्वल टू ए, और अभी हम कह चुके हैं कि r और r डैश बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, तो r प्लस आर डैश, तो r डैश को भी मैं क्या लिख सकता हूं, r इक्वल टू ए, तो r प्लस आर 2r इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा आपका r इक्वल टू ए बाई 2। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, कोई दिक्कत। तो आपके पास आर भी मिल गया और आई भी मिल गया। देखो कुछ नहीं करा, एक बार फटाफट से इस स्टेप को देख लो आप। मैंने सबसे पहले, अब डायग्राम तो मैंने हटा दिया, आप दोबारा से एक बार डायग्राम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो बताना मेरे को आप लोग। उसमें हमने जब ऊपर वाला ट्रायंगल लिया था तो वहां से ये मिला था हमें, इक्वेशन 1 माना, नीचे वाले ट्रायंगल से ये वाला इक्वेशन मैंने 2 बना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, हमने ऐड कर दिया। फिर हमने चतुर्भुज उठाया, वहां से चतुर्भुज में हमने पता है कि सारे कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, यहां से हमें ये मिल गया इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने देखा इक्वेशन नंबर 2 और 3 180 के बराबर हैं, आपस में सॉल्व करा तो ये इक्वेशन मेरे को 4th मिल गई। फिर उसके बाद मैंने इक्वेशन 4th की वैल्यू इक्वेशन 1st में पुट करी, r प्लस आर डैश की जगह पे इक्वेशन 5th मिल गई। फिर मैंने लिखा मिनिमम डिविएशन के लिए, किसके लिए, मिनिमम डिविएशन के लिए। तो जब बात मिनिमम डिविएशन की आएगी तो आप i को e के बराबर, यानी कि जो आपतन कोण है वो निर्गत कोण के बराबर हो जाता है, इंसिडेंट एंगल इमरजेंस एंगल के बराबर हो जाता है, और जो r था वो r डैश के बराबर हो जाता है, यानी कि वो बराबर हो जाता है मिनिमम डिविएशन के लिए। फिर उसके बाद हमने बारी बारी से पहले 5 में रखा, यहां से निकाला i की वैल्यू, 4 में रखा, यहां से निकाला r की वैल्यू, ये आ चुका है। क्लियर, और ग्राफ कुछ कुछ इसका ऐसा मैं दिखा देता हूं। मान लीजिए ये i है और ये आपका डिविएशन है, तो डिविएशन और इंसिडेंट एंगल के बीच में जब ग्राफ बनाया जाता है प्रैक्टिकली, जब आप करोगे इस चीज को, तो कुछ कुछ ग्राफ प्रायोगिक मान पर ऐसा आता है। ठीक, तो यहां पर क्या होता है, मान लीजिए यहां पर डेल्टा की वैल्यू क्या सबसे कम है, तो इसको मैं क्या डेल्टा एम लिख सकता हूं, और उस टाइम पे जो आई की वैल्यू होगी कहीं ना कहीं यहां पर होगी, और यहां पर जो आई हो किसके बराबर हो जाता है, ई के बराबर। तो डेल्टा डेल्टा एम हो जाता है, आई ई के बराबर हो जाता है, तो आर किसके बराबर हो जाता है, यहाँ पर आर डैश के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को आई मिल चुका है, मेरे को ए मिल चुका है, सॉरी आई और आर दोनों मिल चुके हैं। अब मैं आराम से क्या लगा सकता हूँ, स्नेल लॉ, क्या लगा सकता हूँ, स्नेल लॉ। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फटाफट से स्नेल लॉ क्लियर कर देता हूँ। देखो इसी के आगे लिख देता हूं, तब स्नेल नियमानुसार
तो स्नेल का नियम कहता है, स्नेल लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। ये आपका क्या है, स्नेल लॉ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन आई की जगह, आई की वैल्यू अभी हमने निकाली हुई थी, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन टू अपॉन साइन आर की वैल्यू ए अपॉन टू इक्वल टू एन। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ये भी हो गया न्यूमेरिकल के लिए। हम यहां पर लिखेंगे बहुत छोटे कोण के लिए, फॉर स्मॉल एंगल, आपको पता है हम साइन को छोड़ देते हैं, या साइन थीटा हम किसके बराबर ले सकते हैं, खाली थीटा के बराबर। तो यहां पर क्या होगा, साइन अगर हम छोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका डेल्टा एम प्लस ए अपॉन टू इक्वल टू एन हो जाएगा। अब क्या होगा देखो, टू से टू कैंसिल, तो डेल्टा एम प्लस ए अपॉन ए और इक्वल टू क्या बचेगा, एन। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एम प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू एन। ये ए इधर भी है, ए इधर भी है, दोनों सेम सेम है, ए की तरफ ले जा लो, तो क्या डेल्टा एम बराबर ए एन माइनस का ए हो जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, ए, तो डेल्टा एम बराबर ए कॉमन, अंदर एन माइनस वन बचेगा। ठीक, तो ये आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला। कभी कभार एग्जाम में ये रिलेशन निकालने के लिए बोलता है, कभी कभार एग्जाम में आपको ये भी लिखा हुआ रहेगा, कभी कभार एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं कि मिनिमम डिविएशन यानी कि डेल्टा एम ए एन, इन चीजों में एक रिलेशन प्रूव करो, किसके लिए, प्रिज्म के लिए। तो कई तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। थोड़ा सा बड़ा प्रूफ कह सकते हो आप लोग, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो ये भूलने वाला प्रूफ नहीं है। हमने यहाँ पर आई भी निकाला, आर, और ये चीज कंफर्म है कि जब भी आप आई और आर निकालो, जब भी आप आई और आर निकालो, उसके तुरंत बाद आप स्नेल लॉ लगा दो, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन में क्या लगेगा आपका, स्नेल लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। क्लियर। तो इस तरीके से स्नेल लॉ लगाया, साइन को हमने हटा दिया, कैलकुलेट करा, ये आपका फाइनल फॉर्मूला। तो ये था आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपका क्लियर करा दिया है, और उम्मीद है सभी को समझ में भी आ रहा होगा। देखो, जब तक आप मेरे को फीडबैक नहीं दोगे तब तक मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो उम्मीद है, मेरी तरफ से तो लग रहा है कि आपको आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताते रहे इस चीज के लिए, और सब्सक्राइब कराते रहे, अपने दोस्तों को भेजते रहे, आपके जानने वाले जितने भी दोस्त होंगे 12th क्लास में इस टाइम पे, उनको भेजते रहे। और कुछ टाइम बाद मैं यहाँ पर आपको जो 2025 क्वेश्चन पेपर वगैरह उनको भी सॉल्व कराऊंगा, तो आप ध्यान से इन चीज़ों को तब तक क्लियर करें। थैंक यू क्लास।